हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस बुधा एजुकेशन सेंटर के डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग खुश एवं तंदुरुस्त होंगे और आगे भी हमारी ईश्वर से यह कामना रहेगी कि आप सबके ऊपर उनकी असीम कृपा बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम सब अपनी क्लास में जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत टीथ को देखेंगे। ठीक है। दो शब्द कहना चाहेंगे आप लोगों के बीच कि ज्ञान एक ऐसी दरिया है, ज्ञान एक ऐसी दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता, रोता वही है जिससे ज्ञान हासिल नहीं होता। इसी बातों के साथ हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें देखेंगे कि टीथ, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि टीथ जो होता है क्या होता है। टीथ हमारे माउथ कैविटी के अंतर्गत यानी हमारी मुख गुहा के अंतर्गत जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा होता है उसमें ये एक हार्डेस्ट पार्ट के रूप में स्टेबल होता है, जो भोजन को, हमारे द्वारा किए गए भोजन को विभक्त टुकड़ों में उसे काट कर छोटे करने में, उसे भोजन को तोड़ने, चीरने, फाड़ने तथा उसको पीसने में ये सहायक होता है। और इन्हीं सभी क्रियाओं के द्वारा हम लोगों का पोषण जो डाइजेशन के अंतर्गत संपन्न होता है उसमें इसकी भूमिका इन्वॉल्व शामिल होती है। और इस तरह से ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के प्रोसेस पार्ट में एक अहम रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे भोजन के पाचन में, जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस के अंतर्गत अपना भूमिका निभाता है। फिजियोकेमिकल मतलब कि इसमें सिर्फ किसी वस्तु का आकार का छोटा बड़ा होना, न कि उसकी मूल क्वालिटियाँ, उसकी जो मूल गुण है, मूल गुण धर्म है, उसका बदलाव होना, वो रासायनिक बदलाव या रासायनिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये हमारे भोजन को क्या करता है, तोड़ने का ही काम करता है, इसलिए ये हमारे डाइजेशन में फिजियोकेमिकल प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये हमारे माउथ में होता है, जो काफ़ी सबसे हमारे बॉडी का हार्डेस्ट कठोर पार्ट्स होता है, जो भोजन को चबाने, तोड़ने, चीरने, फाड़ने और पीसने में काम होता है। और क्यों जरूरी होता है आप लोग समझ चुके। तो यहाँ पर ये जो हमारा टीथ है सिर्फ भोजन को चबाने या पीसने में ही मदद नहीं करता, इसके अदर अन्य भी जो उपयोगिता हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मस्ट हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें भी देखेंगे कि ये अपनी मूल्य कार्यों के अलावा और कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जिसमें देखेंगे कि रक्षा, तो दांत जो है जीवों में रक्षा भी प्रदान करता है। अगर किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने आसपास के जीवों को देखेंगे जो प्राणी के अंतर्गत ही आते हैं, तो जैसे डॉग हो गए, बिल्ली हो गए, तो वो अपने गुस्से की हालात में दांतों को निकाल करके अपना डिफेंस करते हैं, सामने वालों को डराते हैं। वहीं जंगल एरियाज में देखेंगे जो खूंखार जानवर हैं, चीता, शेर, ये लोग उससे अपना शिकार करते हैं और सामने वाले जो प्राणी है उसे डराने का भी काम करते हैं। हाथी को देख लीजिए, उसका बाहर निकला हुआ जो इंसाइजर टीथ है, कृंतक दांत है, वो उससे अपनी रक्षा करती है, अटैक करती है दूसरे जीवों पर। तो इस तरह से ये हमारे रक्षा के लिए भी काम करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सौंदर्य,
ये भोजन में हुआ रक्षा, इसके बाद सौंदर्य। ये हमारे शरीर को सौंदर्य प्रदान में भी इनकी अहम रोल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे ओंठ को फुलाए रखने में ये जो इंसाइजर टीथ है काम करता है। इधर प्री मोलर और मोलर जो है हमारे गाल को एक सूटेबल आकार प्रदान करता है, एक सही तरीके से इसको फुलाए रखने में काम करता है, जिससे हम लोगों का चेहरा क्या है, काफी भरा हुआ बुलंद दिखलाई देता है। अन्यथा हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में ही जो ओल्ड एज के हमारे दादा या दादी होते हैं, उनका चेहरा कितना खाली खाली सा हो जाता है, झुर्रियाँ नीचे गिर जाती है, तो इस तरह से विकृतियां दिखलाई देने पड़ती है चेहरों में। तो ये हमारे सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। इसका चौथा जो वर्क देख सकते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि हम जो अपनी अंदर से आवाज तारत्व निकालते हैं, शब्दों का अक्षरों का उच्चारण करते हैं, उसमें ये एक नियंत्रण स्थापित करने का, एक संतुलित एक समुचित मात्रा में उसे निकालने का, नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग बचपन के पढ़ाई के दौर में हम लोग देखे पढ़े भी हैं कि दांतों से उच्चारण होने वाले वो के अक्षर कौन कौन है, वो कैपिटल। तो उस समय बताया जाता था कि त, ध, थ, न, ये सब त, थ, द, ध, न वाले जो शब्द हैं ये दांतों से उच्चारण होने वाले शब्द हैं। तो ये शब्दों के उच्चारण या उधर से आने वाली जो आवाज तारत्व है उस पर भी ये अपना नियंत्रण करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं उन शब्दों में से अगर हम त से बना हुआ एक शब्द लेते हैं तन, या ध से बना हुआ एक शब्द लेते हैं धन, तो इसको हम अपनी दांतों को बिना एक दूसरे के समीप लाए और सटाए बिना हम सही से उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग एक उंगली या दो उंगली डाल करके ये बोलना चाहते हैं टन टन टन, तो नहीं बोला पाता है। धन अगर बोलना चाहेंगे नहीं बोलाएगा, घं घं नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी उंगली मुंह से बाहर निकालते हैं तो त से बनने वाले शब्द तन को बोल सकते हैं, ध से बनने वाले शब्द धन को बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम साबित कर पाए कि इसका दांत का शब्दों का उच्चारण और आवाज की क्वालिटी में इसकी रोल होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 4 इसके कार्य हुए। फिर कुछ शब्द हैं इससे जुड़ा हुआ। डाइफियोडांट, ह्यूमन टीथ जो होता है, द्विबार दंती होता है। ह्यूमन टीथ जो है उसके जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। ये लोग सभी सामान्य सी बात है। पहला जो आता है दूध का दांत जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, उसके आने का टाइमिंग क्या है? तो उसके आने का टाइमिंग है कि किसी भी बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद से आना स्टार्ट हो जाता है मिल्क टीथ, और वो आने का क्रम कब समाप्त होता है? 6 साल तक, 6 ईयर तक वो क्या होता है, आ करके बारी बारी से समाप्त हो जाता है। और यहाँ से समाप्ति के बाद स्टार्ट होता है दूसरे चरण में जो दांत आते हैं, तो वो होते हैं अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ, वो आते हैं 6 से 8 ईयर के अंतर्गत आने लगते हैं। 6 से 8 ईयर, 6 से बोल सकते हैं हम लोग। जो 14 साल तक संभवतः 70% दांत अस्थाई आ जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो दांत आता है, जो सबसे अंतिम हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लास्ट टीथ आता है, वो कौन है? तो वो है आपका विस्डम टीथ, जिसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अक्ल दांत कहते हैं। अक्ल का दांत,
ये जो है आने के टाइम में काफ़ी पेनफुल होता है, दर्द महसूस कराता है। इसकी आने की टाइमिंग के ऊपर कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, तो इसके आने का टाइमिंग क्या है। ऐसे ये नेचुरली होता है, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। लेकिन 22 से 24 वर्ष के अंदर 22 से, ये जो आंकड़ा दांत है 22 से 24 ईयर, 22 से 24 ईयर के अंदर में इसका गोल्डन टाइम होता है। सुना इसके आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ऐसे ये 20 से लेकर के 27, 28, 30 तक कभी भी आ सकता है। 20 से लेकर के 27, 28 कभी भी आ सकता, आने का चांसेस रहता है। लेकिन गोल्डन टाइम ये है 22 से 24 ईयर के एज में जो है यह अक्ल दांत आता है। यहाँ पर फिर हम इंट्रो देखें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि दांतों का स्ट्रक्चर, दांतों की जो संरचना है किस तरह का होता है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो दांत होते हैं कैसे बने होते हैं। तो इसका हम एक आभासी काल्पनिक चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चित्रकार नहीं हैं हम, बट प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए कि इसके किस किस पार्ट से बना होता है इसका। तो यहाँ से हम लोग एक बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम लोग दांत की एक संरचना इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ये एक आभासी रूप से दांत का हम लोग तिथ्य प्रदर्शित किए, रेखांकित किए। तो इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है इस तरह से, इसका जो कैप नुमा ऊपरी इस तरह से जो हिस्सा होता है, या दांत का जो ऊपरी परत होता है, ये बोलेंगे कि ये जो दांत का ऊपरी परत होता है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दंत दंत वलक, दंत वलक, दंत वलक, या इंग्लिश में हम इसे इनामिल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इनामिल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में दंत वलक या ताम चीनी भी इसे कहा जाता है, हिंदी में ताम चीनी। तो इंग्लिश में इसे इनामिल, ज्यादातर हम लोग इस पर जो ध्यान देंगे कि इनामिल, इनामिल इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे दांतों का जो है 1/3 हिस्सा होता है। ये 1/3 हिस्सा होता है जो दांतों के ऊपरी परत के रूप में होता है। और ये जान लें कि ये जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर कठोर भाग होता है, या कठोर पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये इनामिल हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके आगे, इसके ठीक नीचे जो होता है, इसके ठीक नीचे कलर बदल लेंगे हम लोग ठीक से समझने के लिए। तो यहाँ पर जो नीचे इसकी निचली जो परत होती है, जो
ये दांतों का लगभग 20% हिस्सा होती है, या 20% दांत इसी से बना होता है। तो ये जो इसके निचली वाली जो परत है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दंत, दंत, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन कहते हैं। ये 20% हिस्सा होता है, जो कि ये भी कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। फिर आगे इसके जो डेंटाइन के बीच में जो खाली जगह होता है, जो गुहा कहते हैं, कैविटी, तो ये जो खाली जगह होता है, इसको हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। इस खाली खाली जगह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पल्प। इस खाली जगह को कहा जाता है पल्प, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है गूदा, गूदा या लुगदी, गूदा या लुगदी गुहा। गुहा मतलब कि खाली जगह, जिसे इंग्लिश में कैविटी कहा जाता है, खाली जगह, ठीक है। खाली जगह, ये मांसल होता है, काफी मुलायम मांसल चीजों से बना होता है, मुलायम मांसपेशियां होती हैं, जो एक सुरक्षित रास्ता बनाने का काम करते हैं। किसका, तो इसमें जो होते हैं, कलर बदल लेंगे, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, जिसे रक्त वाहिनियां कहा जाता है। तो इसमें जो होते हैं वो रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां जो हैं होते हैं, रक्त वाहिनियां होती है, ठीक है। तो रक्त वाहिनियां होती है, इसे हम लोग लिख लेंगे रक्त वाहिनियां, रक्त वाह हैं, रक्त वाहिनियां, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, इनका काम होता है, ब्लड वेसल्स का काम होता है कि दांतों को ये पोषण, पोषण, पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं। इनके माध्यम से दांतों के लिए उपयोगी, इनके लिए मान के चलिए कि भोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स भोजन, ऑक्सीजन, ये सब ले जाने का वहां तक काम करते हैं। दांतों को जिंदा रखने के लिए उपयोगी चीजों को ले जाने का काम ब्लड वेसल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो चीज होता है वो होता है आपका, वो इसमें होता है नर्व्स, नर्व्स होते हैं इस तरह से, इसमें नर्व्स, इस पल्प कैविटी, गुदा गुहा में ये नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। नर्व्स, नर्व्स पाए जाते हैं। नर्व्स, जिसे तंतु तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, जिसे जिसे तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु
कहते हैं, हम जिसे हम तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो ये तंत्रिका तंतु हैं, और ये जो है ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स हैं। जो कि ये इनका कार्य क्या होता है, ब्लड नर्व्स का, तो ये हमें ब्रेन तक सूचनाएं पहुंचाने का, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। कैसी सूचनाएं? तो जैसे कि जब हम किसी ठंडे पानी को पीते हैं या किसी बहुत ज़्यादा गर्म पानी को पीते हैं, तो उसका एहसास ब्रेन तक कौन कराने तक सूचना ले जाता है? तो वही नर्व्स, तंत्रिका तंतु होती है। जैसे ही हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो हमें झंझनाहट सी महसूस होती है, तो उस झंझनाहट को फील कराने का जो काम करता है, इन सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने और लेकर आने का, महसूस कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका? नर्व्स का, तंत्रिका तंत्र का। तो ये इसका काम हुआ। आगे जो होता है, अब देखेंगे कि हमारा जो तीर्थ है वो कहाँ स्टेबल होता है, इसको स्थित रहता है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो हमारे जाव जाव बोन होते हैं, जबड़ों की जो हड्डियाँ होती है, इस तरह से हमारे जो जबड़े की ये हड्डियों में फिट होते हैं। टीथ जो होते हैं ये हमारे जबड़ों के हड्डियों में क्या होते हैं? फिट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये मान लीजिए कि जबड़े की हड्डियाँ हो गई, ऐसे काल्पनिक रूप से मानकर हमें सिर्फ समझ लेना है। तो ये जबड़े की हड्डी हो गई। ये क्या हो गया कि जॉ बोन हो गया। ये इसका हम क्या कहते हैं? जबड़े की हड्डी। यहाँ लिख देंगे जबड़े की हड्डी। ठीक है, ये है जबड़े की हड्डी। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जॉ बोन, जॉ बोन। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसका एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत ये पार्ट हो गया। और फिर इनके बीच में इस जबड़े की हड्डी और दांतों के बीच में एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंटम। तो ये इस तरह का कुछ पदार्थ होता है जो इन्हें मजबूती से पकड़ने का काम करता है। इस दांत को जबड़े की हड्डी में मजबूती से जकड़ने या पकड़ने का काम कौन करता है? तो वो है आपका सीमेंटम। इसे क्या कहा जाता है? सीमेंटम। तो ये एक विशेष प्रकार का मसाला होता है, तो इसे हम सीमेंटम कहते हैं। तो यहाँ इसे हम लोग देख लेंगे, एरो का मार्क करके लिख देंगे सीमेंटम। सीमेंटम, इसे सीमेंटम ही बोलेंगे। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का मसाला, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम अपने घरों के निर्माण में जब दीवार को जोड़ने में बालू और सीमेंट पानी के मिक्स करके जिस प्रोसेस से हम लोग ईंट को जोड़ने का काम करते हैं,
जिस मसाले से, उसी प्रकार का ये विशेष मसाला होता है जो दांतों को, जो तीथ को जबड़े की बोन से, जौ बोन से तीथ को मजबूती से पकड़े रखने का काम करता है, एक गम का, या यूँ कहें कि एक फेविक्विक का काम करता है आम बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे करता है। तो यहाँ हो गया ये जो है तीथ के जो हो गए स्ट्रक्चर हो गए, क्या हो गए, दांत की संरचना। ये सब क्या है, दांत की संरचना है। यहाँ लिख देंगे ये क्या है कि ये दांत की संरचना हो गया, दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इस इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब यहाँ तक तो इस दांत के विभिन्न पार्ट्स हो गए, उनके कार्य हो गए कि उनके क्या क्या कार्य हैं। अब इस दांत को 3 पार्ट में, 3 भाग में बांटा जाता है। उन भागों को भी हम लोग जान जाते हैं कि दांत के जो ऊपरी भाग होता है, जो दांत का ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दांत के ऊपरी भाग को हम, यहाँ जो ये दांत का ये ऊपरी भाग है इसे कहते हैं शिखर, शिखर, ठीक है, इसे कहते हैं शिखर। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्राउन, क्राउन कहा जाता है, क्राउन। तो ये जो है दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है शिखर, इंग्लिश में इसे क्राउन कहा जाता है। और ये जो इनामिल वाला भाग होता है वो शिखर के अंतर्गत आता है। इनामिल वाला जो सबसे कठोर लेयर वाला होता है वो शिखर के अंतर्गत आता है। फिर दांत का सबसे मध्य भाग, मिडल भाग पार्ट जो होता है, जहाँ से दांत जो है क्या है, आधा वो दांत का आधा हिस्सा जो है जबड़े वाली हड्डी में क्या होती है, स्टेबल हुई रहती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेक कहा जाता है। तो ये हो गया ग्रीवा वाला भाग, जहाँ पर दांत का आधा हिस्सा यानी कि मसूड़ों में जबड़ों के अंतर्गत क्या होता है, स्टेबल हुआ रहता है जा करके। तो ये ग्रीवा होगा। सबसे इसका निचला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग जड़, जड़ कहते हैं, जड़ या मूल, जड़ या मूल, या फिर इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं। तो ये हो गया इसका निचला भाग। तो इस तरह से दांत के जो हो गए 3 पार्ट हो गए, ठीक है। और ये दांत के जो है विभिन्न, ये 3 भागों में बटा है और ये इसके विभिन्न भाग और इसके कार्यों को हम लोगों ने देखा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज समझ लीजिए कि जो तीथ है वो हड्डी की श्रेणी में, बोन की श्रेणी में नहीं आता, या ऐसे कह सकते हैं कि जो दांत है वो हड्डी नहीं होता, क्योंकि उसका बेशक ये दोनों चीज कैल्शियम फास्फोरस के ही बने होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शन है, इनके जो दांत के फंक्शन है, इसमें डिफरेंस अंतर होता है। उसमें जो है कैल्शियम नामक एक जो पदार्थ पाया जाता है हड्डियों में, वो दांतों में नहीं पाया जाता है। वो विशेष प्रकार के प्रोटीन से जो बना होता है कैल्शियम, जो कि हड्डियों में मजबूती एवं पकड़ को बनाने का काम करता है, वो इसमें नहीं होता है। दांत जो बने होते हैं वो एक बहुत ही ऊंच घनत्व के कठोर ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दांत जो बने होते हैं जो एक कठोर
ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। इनका फंक्शन अलग है, उनका अलग है। देखिए, जो हड्डी है उसमें बोन मैरो, अस्थि मज्जा पाए जाते हैं, जबकि दांतों में इस तरह का कोई चीज नहीं है। बोन मैरो नहीं पाया जाता, अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता। जहां दांत अपनी खुद की सुरक्षा, सफाई एवं क्षतिपूर्ति स्वयं करते हैं, वहीं पर तीथ जो है उसकी अपनी क्षतिपूर्ति एवं सफाई स्वयं नहीं करता, अपने से नहीं करता। इसके लिए हम लोग देखें कि रोज ब्रश करते हैं, इसकी सफाई तो इसकी बीमारी के हालात में जो है हम लोग डॉक्टर से सजेशन लेते हैं और उपचार करते हैं, लेकिन वो अपना बोन है खुद से करता है जो भी प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोग इसे समानता नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अब बढ़ेंगे। ये जो है सब डाटा है जो एग्जाम से रिलेटेड, इसे देखेंगे सिर्फ कि देखिए यहाँ पर दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ दिया गया है। तो देखिए टाइप ऑफ टीथ यानी कि दांत जो हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकारों को हम अपने खुद से समझेंगे कि ये जो नाक के सामने वाले जो 4 दांत होते हैं, ऐसे तो हम लोगों को पता है कि कुल टोटल टीथ होते हैं। तो यहाँ पर जो नाक के नीचे वाले 4 दांत होते हैं जिन्हें हम इंसाइजर कहते हैं और हिंदी में इसे कृंतक कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का हुआ। दूसरा, इसके ठीक 4 के बाद जो 5वां दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो एक दांत होता है उसे केनाइन कहते हैं। ठीक है, केनाइन या भेदक कहते हैं। और कृंतक को कृंतक या छेदक कहा जाता है इंग्लिश में, इसे इंसीजर। और इसको रदनक जो है, रदनक या भेदक कहा जाता है इसे। और ये जो है इनकी संख्या को भी देखते चलेंगे कि ये कृंतक जो है ऊपर वाले जबड़े में 4 होता है और 4 नीचे वाले जबड़े में। तो इस तरह से ये 4 गुणे 2 इक्वल टू 8, मतलब 4 गुणे 2 बराबर 8, कुल 8 होता है कृंतक। उसी तरह से रदनक भी ऊपर और निचले वालों को मिलाकर 2 गुणे 2 बराबर ये हो गया 4, जो कि भोजन को क्या करता है, चीरने फाड़ने में मदद करता है। ये जो दांत होता है जानवरों में क्या है, बड़ा होता है। जो भी मांस भक्षी जानवर होते हैं या मांस खाने वाले जीवों में बड़ा होता है। इसके बाद अग्रचोरणक, प्रीमोलर, इसकी संख्या भी देखिए 8 होता है। ये अग्रचोरणक और चोरणक ये भोजन को पीसने में काम आते हैं। भोजन को पीसने में, ये जो इधर जबड़े वाली चीक गाल की तरफ के जो दांत होते हैं, ये भोजन इधर पीसने का काम में आते हैं ये तीत। तो इस तरह से ये 4 टाइप के तीत हो गए, कृंतक, रदनक, अग्रचोरणक। इनके अलग अलग काम हो गए, कृंतक काटने, रदनक चीरने फाड़ने, अग्रचोरणक पीसने, चोरणक ये सब भी पीसने। ये उनकी संख्या हो गई। इस तरह से उन्हें चित्र बना करके आप भी समझ सकते हैं। आगे ये है कि दांतों के आने और उनके अस्थायित्व के आधार पर उनको 2 भागों में रखा गया है। तो यहाँ ये है कि जो दांत के आने का क्रम है, जैसे कि अस्थायी दांत और अस्थायी दांत, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। तो इनको इस तरह से 2 हिस्सों में रखा जाता है। अस्थायी टीथ में, जिसे हम लोग दूध के दांत भी कह सकते हैं, बच्चों में पहली बार आने वाला, जिनकी संख्या 20 होती है, ये हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। इसीलिए अस्थायी दांतों को डाइफ्यूडोंट, हिंदी में इसे द्विबार दंती कहते हैं। ये जो आना स्टार्ट होते हैं हमारे जन्म के 6th मंथ से स्टार्ट होते हैं और लगभग समाप्त हो जाते हैं। ये 6 वर्ष की उम्र तक ये गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और उसके बाद अस्थायी दांत आना
आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ दूध के दांत कुल 20 और दूध के दांतों में अग्रचौणक, प्री मोलर जो होता है प्री मोलर नहीं होता है। जो मिल्क टीथ होता है उसमें प्री मोलर यानी कि अग्रचौणक जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं। और इसके बाद अगर चौणक में पूछे, मोलर में पूछे कौन सा नहीं होता है, तो दूध के दांत में जो सबसे लास्ट थर्ड मोलर जो 24 वर्ष की आयु में आने वाला अंतिम दांत होता है वो बच्चों में नहीं आता है। ठीक है। उसी तरह से अस्थाई दांत है। अस्थाई दांत जो है ये मोनोफियोडोंट, एक बार दंती, ये हमारे जीवन में एक बार आता है। सॉरी। तो इसके आने का जो टाइमिंग है वो 6 से 8 ईयर में जो है आना आरंभ हो जाता है। और लगभग ये लास्ट जो मोनो डाइफियो विस्डम टीथ है वो 22 से 24 वर्ष के टाइम में हम लोगों का आता है और सबसे लास्ट टीथ आता है। पहला अस्थाई दांत जो है 6ठे या 7वें वर्ष में आना स्टार्ट होता है। अस्थाई दांतों की कुल संख्या जो है 32 है। इस तरह से पूरे हमारे जीवन काल में दोनों को मिलाकर देखा जाए, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो इन दोनों को मिला करके टोटल जीवन काल के दांत पूछे जाए तो 52 होते हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दंत्र सूत्र, जो कि हमें एग्जाम में काफी ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दंत्र सूत्र कुछ नहीं होता है। दंत्र सूत्र हम खुद से काउंट करके करेंगे कि जो ऊपर टोटल दांतों में 16 ऊपर होते हैं और 16 निचले जबड़े में होते हैं। तो इन दांतों को बस बीच से 4 भागों में कर दिया जाता है। 4 पार्ट में, मतलब कि मानव दांत 4 पार्ट में बटे होते हैं। निचला वाला जो जबड़ा का टीथ है वो 2 पार्ट में, ऊपर वाला भी 2 पार्ट में, इस तरह से 4 पार्ट में बटे होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, बस एक पार्ट के दांतों की संख्या को लिख देना है। एक पार्ट, जिधर ये हो गया नीचे वाला जबड़ा, तो निचले जबड़े के किसी लेफ्ट या राइट साइड के दांतों के संख्याओं को क्रमवार से लिख देना है। यही है दांत सूत्र, डेंटाइन फार्मूला जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसी को लिखा गया है। तो जैसे कि बीचों बीच ऐसे देखिए यहाँ चित्र भी बना दिया गया है कि 16 दांतों की श्रृंखला स्थापित की गई है, जिसमें ये 4 जो है, ये 4 दांत जो है इसको हम कलरफुल करके थोड़ा दिखला देते हैं। ये जो 4 दांत हैं, ये 4 दांत को काफी हम वाइट कर लेते हैं और ज्यादा वाइट कर लेते हैं। ये जो है 4 दांत, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंसाइजर, ये भोजन को काटने का काम करता है। ये 4 हो गए। तो और ये बाकी जो टीथ हो गई है, इसे हम लोग पीला कलर में कर लेंगे इसको। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे। इसके बाद इसको हम नीला कलर में कलर कर लेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए, बस समझना ही है। यह है प्री मोलर। इसके बाद आता है मोलर की बारी। ये जो काफी बड़े एवं मजबूत होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनके ऊपरी सतह पर इनामेल की जो परत होती है वो काफी क्या होती है, काफी मोटी लेयर में जमी होती है। ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दांतों में कह सकते हैं इनको, जो मोलर होते हैं, चौड़नक होते हैं, ये सबसे कठोर वाले दांत होते हैं दांतों में से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 4 दांत है, 4 दांत है, वो है आपका कृंतक, इंसीजर, और बाकी का ये इसके बाद वाला जो एक है जिसे केनाइन कहते हैं, ये थोड़ा नुकीला और बड़ा, क्योंकि चीरने फाड़ने में काम आता है। ये जो है प्री मोलर, जो ब्लू कलर में दिखलाया गया है। इसके बाद ये मोलर, 3 जो है मोलर।
तो इन्हीं ये मान लीजिए कि निचला जबड़ा है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो किसी एक साइड के दांतों को एक क्रमवार तरीके से लिख देंगे, वो हो गया आपका डेंटाइन फार्मूला। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से देखिए ये चार जो इंसीजर है, यहाँ से दो उठाया, यहाँ से ये दो उठाया है और दो यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद इधर साइड इस लेफ्ट साइड के एक केनाइन को उठाया संख्या में, यहाँ लिख दिया केनाइन की जगह पे एक। इसके बाद इधर प्री मोलर के संख्या 2 है, 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे थर्ड मोलर की संख्या 3 है, तो यहाँ देखिए मोलर की संख्या 3 है, तो मोलर की संख्या 3 लिख दिया। ये ऊपरी वाली जबड़े के लिए लिखा है, उसके ठीक नीचे निचले वाले जबड़े के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है 2 1 2 3, तो दांतों से गिन कर लिख देना है। उसी को अगर जबड़ा स्ट्रक्चर में कह दे कि जबड़ा स्ट्रक्चर में, यानी कि ऊपरी वाले दांतों की कुल क्रमबद्ध तरीके से संख्या को लिखना है और निचले वाली जबड़ा के दांतों को भी क्रमबद्ध नंबरों को लिख देना है। जो बात इधर लिखे हैं उसी को इधर रिप्लाई कर देंगे। यहाँ ऐसे देखिए कि 2 1 2 3 है, तो फिर उसी को इधर रिप्लाई कर देना है 2 1 2 3। मतलब इधर का जो है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, फिर इधर वाले हिस्से का इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, तो ये हो गया जबड़ा स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये जबड़ा स्ट्रक्चर हो गया, फिर नीचे उसी को लिख दिए। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। उसी तरह से एक पूछता है कि बच्चों में, चिल्ड्रेन में जो है डेंटाइन फार्मूला को लिखिए। तो चूंकि वहीं जब जानते हैं कि इन लोगों में जो मिल्क टीथ है 20 आता है, कौन कौन नहीं आता है, प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं आता है लेकिन 2 मोलर आता है। तो जो नहीं आता है उसको लिख देंगे 4 इसको 4 भागों में बांट करके, निचले हिस्से को 2 भागों में बांट करके लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, तो उसी बात को यहाँ लिख दिया गया है कि आता है। जो छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसीजर ही आता है, मिडल। छोटे बच्चों में सबसे जो पहले तीत आता है कौन आता है, तो वो है सेंट्रल या मिडल इंसीजर, जो 2 आता है सबसे पहले। तो यहाँ आया 2। इसके बाद आता है केनाइन आता है, तो केनाइन हो गया ये। केनाइन के बाद प्री मोलर नहीं आता है, प्री मोलर नहीं होता है, मिल्क टीथ में नहीं आता है, तो इसके लिए 0 लिख दिए। इसके बाद ये देखिए मोलर में आता है, तो मोलर में उसकी संख्या 2 आता है, तो 2 लिख दिए। तो इस तरह से कितना हुआ देखिए, 2 1 3 और ये 2 5 हो गया। और ठीक उसके नीचे और हो गया 5, तो 10 हो गया। ये हो गया एक साइड, लेफ्ट साइड का 10, तो उसी तरह राइट साइड का 10 अगर लिख देंगे इधर बढ़ा करके, तो ये मिल्क टीथ का या बच्चों के दांतों का जबड़ा स्ट्रक्चर ये हो गया। और ये जो हो गया सामान्य मिल्क टीथ का डेंटाइन फार्मूला हो गया। अगर जबड़ा स्ट्रक्चर पूछेगा तो उसको उसी अंक को उसके साइड में लिख देना है। तो आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर कुछ देखिए दांतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आप खुद से भी देख सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। इसके बाद हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है वो कौन होता है, तो वो होता है कृंतक, इंसाइजर। ठीक है, हाथी के बाहर जो दांत बड़ा बड़ा दिखता है वो होता है इंसीजर होता है। ठीक है, केनाइन नहीं होता है। यहाँ देखिए ये गलत हुआ है एक, हाथी का जो होता है वो केनाइन नहीं इंसीजर होता है। ठीक है,
इंग्लिश में इंसीजर, इंसीजर कहते हैं इसे, इंसीजर। तो हिंदी में कृंतक कहते हैं। और उसी तरह से यही इंसीजर जो है चूहों में क्या होता है, बढ़ता रहता है। चूहों में इंसीजर जो है हमेशा बढ़ता रहता है, कंटिन्यू। जिस कारण वो क्या करते हैं, मजबूरी में अपनी दांतों को सामान्य साइज में बनाए रखने के लिए ऐसे 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 कुतरते रहते हैं। और जिनका शिकार, जिनकी खमियाजा हम लोग भुगतते हैं, किसी भी चीज पर वो कुतरना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल ये उनका सोची समझी चाल नहीं होता है, वो नेचुरली रूप से ऐसा करते हैं कि अपनी दांतों को सामान्य साइज बनाए रखने के लिए हमेशा कुतरते रहते हैं दांत को, ताकि उनका एक सामान्य रूप से साइज बना रहे। तो ये हो गया, जिस कारण से वो हमेशा कुतर। मनुष्य का सबसे अंतिम दांत जो है अक्ल दांत, विस्डम टीथ आता है। हमने देखा दांत में विटामिन डी की प्रचुरता से मनुष्य तथा प्रचुरता से मजबूती तथा उसकी कमी से कमजोर होते हैं। देखिए दांत में जो विटामिन डी है उसका अगर प्रचुर मात्रा मिल रहा है तो हमारे दांत क्या है, मजबूत, तथा अगर उसकी कमी होती है तो कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को, जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में दांतों को बचाए रखने में, कैल्शियम और फास्फेट को सही ठीक से काम करने में उनके लिए अनुकूल स्थिति बनाता है, अनुकूल स्थिति बनाता है, सही तरीके से काम करने के लिए उन्हें तैयार करता है। ठीक है। इसके बाद विटामिन सी की भी प्रचुरता से क्या होता है, मसूड़े स्वस्थ, मजबूत, साफ रहते हैं। और दांतों में क्या है, ब्लड नहीं आते हैं, मसूड़ों से रक्त का स्राव नहीं होता है। अगर विटामिन सी की प्रचुरता जो है पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए कम हो जाए तो मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं। ठीक है। दांत जिसे हम लोग पैरिया कहते हैं, इसी तरह से दांत जो है डेंटाइन नामक पदार्थ से बना होता है। हमारे दांत जो है डेंटाइन नामक पदार्थ से बने होते हैं। और ये जो डेंटाइन है वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। पक्षियों में एक देखिए रोचक जानकारी कि पक्षियों में जो दांत का स्थान है वो चोंच ले लेता है, मतलब दांत के स्थान पर उन्हें नेचुरली चोंच मिलता है या बनता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पार्ट होता है वो इनामिल आप लोग देख चुके हैं, जिसे हिंदी में तांज। तो आशा है कि क्लास कुछ हेल्पफुल रहा होगा। फिर आगे मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।